हेलो गाइस, आज हम सब एक ऐसे एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने आप में ही एक मिस्ट्री है। जी हाँ, आप सबने सही सुना, एक मिस्ट्री। इसलिए आज हम सब बात करने वाले हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री के बारे में। चलिए बिना ज़्यादा समय गवाए हुए हम अपने एनिमे की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी शुरुआत होता है 28 जुलाई सन 1349 में। हम हमारे हीरो जो को आसमान से गिरते हुए देखते हैं और इसके बाद उसे किसी दूसरे आदमी के शरीर में होश आता है। और जिस आदमी के शरीर में उसे होश आता है उसका नाम क्लाइन मोरेती था। जो को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ पर है और ये कौन सी जगह है। उसके सिर में एक छेद भी था जो कि अब भर चुका है और पास ही में एक रिवॉल्वर पड़ा था जिससे साफ पता चलता है कि क्लाइंट ने इस बंदूक से खुद को गोली मारी होगी। जिसके बाद जो की आत्मा उसके शरीर में आ गई है। ठीक इसी समय हम दो और लोग की बॉडीज को देखते हैं जिनके नाम थे वेल्च और नाया। और इन्होंने भी क्लाइंट की तरह ही खुद को ख़त्म कर लिया था और हमें पता चलता है कि यह दोनों क्लाइंट के क्लासमेट हुआ करते थे। खैर अब सुबह हो जाती है और जो को क्लाइंट के बारे में कुछ पता चलने लगता है, जैसे कि उसे कुछ मेमोरीज याद आने लगती है, जैसे उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और वह अपनी सिस्टर के साथ रहता है। क्लाइंट आवा देश के टिंगन शहर में रहता है और उसने हाल ही में अपना ग्रेजुएशन पास किया है। जो को अपने कमरे में एक डायरी भी मिलती है जिसमें क्लाइंट ने कुछ लिखा हुआ था, जैसे 19 मार्च को वेल्च उसने कहा था कि उसके पास एक पुरानी किताब है और उस किताब को लिखने वाला एंटीगोनस फैमिली से था। डायरी के आखिरी में लिखा था कि सब मारे जाएंगे। मैं खुद भी जो को समझ नहीं आता कि क्लाइन ऐसा क्यों लिखा होगा। तभी उसके कमरे में उसकी सिस्टर आने लगती है और जो खून के दाग और बंदूक को छुपा देता है। उसकी सिस्टर का नाम मेलिसा था जो कि वैकलुंड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। मेलिसा ब्रश करके यहाँ से चली जाती है। जो सोचने लगता है कि वह यहाँ पर कैसे आई। वो तो अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था और अपने पेरेंट्स के साथ चाइना में रहता था। तभी उसे याद आता है कि उसने एक एक लाख इंचार्मेंट रिचुअल किया था। जरूर उसी के वजह से वह इस दुनिया में आ गया। मेलिसा तभी यहाँ नाश्ता लेकर आती है। वो क्लाइंट से कहती है कि वह आज उसका फेवरेट नाश्ता बनाएगा क्योंकि क्लाइंट जॉब पाने के लिए इतनी मेहनत जो कर रहा है वह अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। अब जो सोचता है कि वह वापस अपना रिचुअल परफॉर्म करे और अपनी दुनिया में वापस लौट जाए। और इस बंदूक की आवाज़ तो बहुत लाउड थी लेकिन मेलिसा को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। और दोस्तों, अब मैं जो को क्लाइंट कहकर ही बुलाऊंगा, ठीक है। जिन्हें लेने वह बाहर मार्केट में जाता है। मार्केट वाली लेडी कहती है कि उसे अब जल्दी से कोई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए और इसे उस गंदे से अपार्टमेंट को छोड़कर किसी अच्छे जगह चले जाना चाहिए। क्लाइंट देखता है कि यह जगह भी उसकी दुनिया जैसी ही नॉर्मल है, बस यह टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे है। पर तभी वह कुछ लोगों को पत्ते खेलते हुए देखता है जो कि आज के ज़माने का खेल है। असल में करीब 100 साल पहले रोजेल गुस्तेबे नाम का एक राजा हुआ करता था जिसने यह पत्तों का खेल, स्टीम इंजन और टैरो रीडिंग जैसी चीज़ें इजाद की थी। क्लाइंट को लगता है कि राजा रोजेल भी उसी की तरह नए ज़माने से आया होगा। तभी क्लाइंट के पास एक जोकर आता है और उसे अपने सर्कस में बुलाने लगता है। क्लाइंट देखता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है तो वह जल्दी यहाँ से भागने लगता है और छुपने के लिए एक टेंट में जा घुसता है। वो आदमी जेनकिंस भी उसके पीछे जाने वाला था लेकिन तभी उसे यहाँ एक पुलिस वाला दिखाई देता है जिसे देख वह वापस मुड़ जाता है। टेंट के अंदर एक टैरो रीडर बैठी हुई थी, यानी पत्ते देखकर भविष्य बताने वाली। क्लाइंट सोचता है कि यह चीज़ तो मेरे दुनिया में भी होती थी, यानी राजा रोजेल उसी की तरह एक ट्रांस माइग्रेटर था। तो लेडी कहती है कि क्लाइंट उसका पहला कस्टमर है तो वह उसे फ्री में भविष्य बताएगी। यह सुनकर क्लाइंट वहाँ बैठ जाता है। लेडी पूछती है कि तुम्हें क्या जानना है। तो क्लाइंट कहता है कि मुझे मेरे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानना है। लेडी अब उसके सामने 3 पत्ते निकाल कर रखती है। तुम्हारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पहले उसे कौन सा कार्ड देखना है। क्लाइंट कहता है कि मुझे सबसे पहले अपना प्रेजेंट देखना है। लेडी उस कार्ड को पलट देती है जो उसने चुना था। यह कार्ड था द फूल टैरो डेक का पहला पत्ता होता है और यह नई शुरुआत को दर्शाता है। तभी यहाँ पर असली टैरो रीडर आ जाती है। यहाँ जो बैठी थी वह बस मजाक कर रही थी। क्लाइन यहाँ से चला जाता है। क्लाइन अब अपने घर आकर उन ब्रेड्स को चारों अलग अलग कोनों में रख देता है और रिचुअल को परफॉर्म करता है ताकि वह वापस अपनी दुनिया में लौट सके। वह कुछ मंत्र भी पढ़ता है। शुरू में ऐसा लगता है कि रिचुअल करने से कुछ नहीं होगा लेकिन फिर अचानक ही उसे कुछ होता है और क्लाइंट एक अजीब सी दुनिया में पहुंच जाता है जहां चारों तरफ धुआं था। इस जगह को हम द ग्रे फॉग कहेंगे और यह कुछ रेड और ब्लू कलर के स्टार्स उड़ते नजर आते थे।
क्लाइंट गलती से एक रेड और ब्लू स्टार को छू देता है जिससे वह दोनों फट जाते हैं। इस समय हम ऑड्री नाम एक लड़की को देखते हैं जो अपने मिरर के सामने बैठी हुई थी। ओलंगर नाम का एक आदमी समुद्र के बीच अपने ग्लास को पकड़ा हुआ था। यह दोनों भी ही अपनी मर्जी के बिना इस द ग्रे दुनिया में आ जाते हैं। इन्हें अपने सामने क्लाइंट की बड़ी सी परछाई दिखाई देती है जैसे वह इस दुनिया का गॉड हो, और यह तीनों ही एक दूसरे का चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहे होते हैं। क्लाइंट सोचता है कि इन दोनों को मैंने यहाँ बुलाया है क्या? ऑड्री पूछती है कि क्या आप इस पवित्र जगह के मास्टर हो? क्लाइंट सोचता है कि यह पवित्र जगह है तो यहाँ का मंदिर कहाँ है, और जहाँ उसके इतना सोचते ही वहां पर एक मंदिर जैसी जगह बन जाती है। क्लाइंट समझ जाता है कि वह इस दुनिया की को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। वह अब एक लंबी सी टेबल और एक सिंहासन बना लेता है। लंगर क्लाइंट से पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ और आप कौन हो? क्लाइंट अब सोचने लगता है कि मैं अपना नाम क्या बताऊं, जो या क्लाइंट, और वह सिंहासन पर बैठे हुए इन्हें अपना एक नकली नाम बता देता है जो कि था द फूल, उस टैरो कार्ड का नाम था। ऑड्री पूछती है कि मिस्टर फूल आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है और ये क्या हम घर जा सकते हैं? क्लाइंट कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें वापस घर भेज दूंगा। वो लड़की इस जादुई जगह को देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी। वो क्लाइंट से पूछती है कि मैं ब्रीडर कैसे बन सकती हूँ। अब क्लाइंट को तो ब्रीडर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वो बोलता है कि इस सवाल का जवाब तुम्हारे सामने बैठा आदमी देगा। और लंगर बोलता है कि तुम जरूर लंग किंगडम से होगी, तो अब ब्रीडर बनने के लिए तुम्हें एवरनाइट गार्डन्स के चर्च में ज्वाइन करना होगा या लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म या किसी दूसरे चर्च को। वैसे ब्रीडर बनना इतना आसान नहीं है, पर ब्रीडर सच में होते हैं और वह बढ़ती हुई डार्कनेस से लड़ते रहते हैं। ऑड्री पूछती है कि चर्च के अलावा और कोई रास्ता है क्या? तो लंगर कहता है कि फिर रॉयल फैमिली के पास जाओ या तो मिलेनियम नोवेल्टी के पास। ऑड्री कहती है कि कोई और तरीका, तब लंगर का बताता है कि असल में उसके पास दो सीक्वेंस 9 के पोषण रखे हुए हैं। एक सेलर सीक्वेंस का है और दूसरा स्पेक्टेटर सीक्वेंस का है, जिन्हें पीकर वह ब्रीडर बन सकती है। क्लाइंट समझ जाता है कि यह सुपर पावर्स की बात हो रही है। सीक्वेंस उस पावर लेवल का उस ट्रांसमाइग्रेटर और इस ग्रे वर्ल्ड में आना किसी ब्रीडर का काम है क्या? ऑड्री कहती है कि उसने इस आदमी के साथ एक डील कर ली है, वह उसे एक पोषण देगा और बदले में ऑड्री भी उसे कुछ सामान देगी, और वह चाहता है कि क्लाइंट ऐसी मीटिंग्स और करे। और लंगर भी कहती है कि मिस्टर फूल आपकी पावर हमारी सोच से परे है, तो मीटिंग में छोटी मोटी चीज़ें हम दोनों संभाल लेंगे। और लंगर सोचता है कि इस तरह की मीटिंग में वो और भी डील कर सकता है। अब क्लाइंट सोचता है कि ऐसी मीटिंग्स करके इस दुनिया के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल की जा सकती है। वह जल्दी अपने घर जाने का रास्ता ढूंढ पाएगा। क्लाइंट कहता है कि ठीक है, हम हर मंडे 3 बजे मीटिंग किया करेंगे। ऑड्री कहती है कि फिर हम लोगों को अपने भी कुछ नाम रख लेने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर अपने असली नाम का यूज़ नहीं कर सकते। अब क्योंकि क्लाइंट ने अपना नाम टैरो कार्ड पर रखा था, तो ये दोनों ने भी अपना कोड नेम टैरो कार्ड पर ही रख लेते हैं। ऑड्री का नेम होता है जस्टिस और लंगर का द हैगर्ड मैन, और यह तीनों अब इस टैरो क्लब के मेंबर्स हैं। तभी क्लाइंट के कमरे का दरवाज़ा कोई पीटने लगता है, जिससे क्लाइंट का कंट्रोल इस दुनिया में कमज़ोर हो रहा था। वो इनसे कहता है कि इस मीटिंग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और यह दोनों को वापस अपनी जगह पर भेज देता है और ख़ुद भी अपने कमरे में लौट आता है। क्लाइंट देखता है कि उसके दरवाजे पर पुलिस आई थी, जो वह जल्दी से अपने डायरी और बंदूक छुपा लेता है। यह वही पुलिस था जो 10th के बाहर खड़ा हुआ था। इसका नाम लेनर्ड है। इसके साथ एक दूसरा ऑफिसर भी था जिसका नाम डन स्मिथ है। यह दोनों यहाँ पर बेल्च और नाया के केस के लिए आए हैं और क्लाइंट को बताते हैं कि उन दोनों को खुद को ख़त्म कर लिया है। लेनर तुरंत ही क्लाइंट की डायरी ढूंढ लेता है और वह पूछने लगता है, ठीक है। अब क्लाइंट को समझ नहीं आता है कि वह इन्हें क्या बोले।
वह इन्हें साफ साफ कह देता है कि मेरी याददाश्त चली गई है, मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं रहता। कल रात उसने खुद को ऊपर पहुंचाने की कोशिश की थी, पर पता नहीं वह कैसे जिंदा है और वह बंदूक उस डब्बे में रखी है। डन अब कहता है कि फिर हम तुम्हें साइकिक के पास लेकर चलेंगे जो तुम्हारी सारी मेमोरीज वापस ले आएगा। जो सुनकर क्लाइंट को अब टेंशन हो जाता है कि यह लोग अगर मेरी मेमोरीज में झांकेंगे तो इन्हें यह भी पता चल जाएगा कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। लेनर्ड कहता है कि वह उसे जिंदा देखकर खुश हुए, लेकिन जो हताशा थी उसके बाद तो कोई भी मर जाता है। यह लोग अब क्लाइंट को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी एक बच्चा ब्रेड चोरी करके यहाँ से भाग रहा था, तो पुलिस वालों का ध्यान उस पर चला जाता है और मौके का फायदा उठाकर क्लाइंट यहाँ से भागने लगता है। वह एक गली में जाकर रुकता है जहाँ कोई उसके ऊपर पानी फेंक देता है, लेकिन वह पानी हवा में ही रुक जाता है और यहाँ के आसपास की चीज़ें हवा में उड़ने लगती है। क्लाइंट समझ जाता है कि यहाँ कोई ब्रीडर है जो यह कर रहा है। जो वो भागकर एक घोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है और वो बोलता है कि समुद्र किनारे चलो। थोड़ी देर बाद क्लाइंट देखता है कि अब उसका कोई पीछा नहीं कर रहा है, तो वह गाड़ी रोकने को बोलता है, लेकिन गाड़ी वाला चलाता ही रहता है और कहता है कि वह उसे वेल्थ के घर ले जा रहा है। यह घोड़ा गाड़ी वाला कोई और नहीं बल्कि डन था। तभी क्लाइंट की आंख अपने कमरे में खुलती है और उसे लगता है कि वह सब एक सपना था, पर तभी दरवाजे पर ऑफिसर डन स्मिथ था आ जाता है और वह एक ब्रीडर है। वह बोलता है कि रात में हमारी पावर ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लाइंट सोचता है कि हमारे डन अब क्लाइंट को पकड़कर घर के बाहर ले जाता है। तभी क्लाइंट के पीछे एक लड़की आती है जो उसका मुंह पकड़ लेती है और उसकी मेमोरीज में झांकने लगती है, यानी वह भी एक ब्रीडर है। क्लाइंट अपनी मेमोरीज में अपने असली माँ बाप को देखता है, लेकिन वह लड़की उन्हें नहीं देख पा रही थी। शायद वह ग्रे फॉग उसके मेमोरीज दूसरे लोगों से छुपा रहा था। वह लड़की अब क्लाइंट से पूछती है कि बताओ एंटीगोनस फैमिली की किताब कहाँ है। क्लाइंट कहता है कि उसे नहीं पता। फिर वह पूछती है कि 27 जून की रात को बेल्च और नाया के घर में क्या हुआ। क्लाइंट फिर से कहता है कि उसे नहीं पता। अब वह पूछती है कि जब वह दोनों मरे थे तो तुम क्या कर रहे थे। तो क्लाइंट कहता के हाथ में बंदूक आ जाती है। वह इन्हें मार के दिखाता है कि वह उस दिन क्या कर रहा था, यानी कि बेल्च क्लाइंट सच बोल रहा है। वो यह सब डैन को बता देती है कि उसने खुद को गोली मारी थी, पर उसकी मेमोरीज में ज़्यादा कुछ नहीं मिला। डैन क्लाइंट से कहता है कि एंटीगोनस फैमिली की किताब लापता हो गई है और तुम अब भी खतरे में हो। हम हर वक्त तुम्हें नहीं बचा सकते, तो तुम क्यों नहीं हमारे जैसे एक ब्रीडर बन जाते हो। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड 1 ख़त्म होता है यहीं पर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर जो आपका इसका अगला पार्ट भी चाहिए तो मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।